नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम अपनी 6th वीडियो जो हम प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में जो एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन वीडियोज़ का या फिर कहीं इन एग्ज़ाम्स का जो प्रीवियस ईयर है। कोई भी मॉक टेस्ट लगाने से बेटर या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो है आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता करना या अपनी तैयारी का पता करना, तो प्रीवियस ईयर से बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो हमने हमारी 2017 की जो एग्ज़ाम आए हुए थे सीजीएल में, जो सीजीएल के जो एग्ज़ाम थे उसको हम कर रहे हैं। ये 6th वीडियो है। इससे पहले वाली जो वीडियो है मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी प्रीवियस एग्ज़ाम करके, तो जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। पाँचों वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएँगी। उसके अंदर मैंने 5 अगस्त से स्टार्ट किया था। 5 अगस्त का सिर्फ मेरे पास एक ही शिफ्ट का पेपर था, तो मैंने वहाँ से आपको करवा दिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर 9 अगस्त 2017 सेकंड शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम करने वाले हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फिर। पहली ट्रिक हमारी क्या रहती है? पहली ट्रिक ये रहती है कि सबसे पहले ट्राई आप करेंगे। वीडियो को पॉज़ करिए और एटलीस्ट आप ट्राई करके देखिए कि आपको कितना हो पा रहा है। भले ही तुक्का मार लीजिए। चलिए एक बार वीडियो पॉज़ करिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, दोनों के अंदर आप लोगों को एरर डिटेक्ट करने की कौन से हिस्से के अंदर एरर आते हैं। क्लियर? एरर आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, द टाटा ग्रुप ओन्स मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। टाटा जो टाटा सन है, जो टाटा कंपनी है, उन्होंने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को मतलब हक ले लिया है या फिर वो उनके ऊपर अपना हक रखती हैं, जो पूरे ग्लोब के ऊपर फैली हुई हैं, पूरे ग्लोब में फैली हुई हैं। समझना ज़रा, मैं कह रहा हूँ कि एक एमजी मोटर्स आपने सुना होगा। एमजी मोटर क्या करती है? एमजी मोटर सर गाड़ियाँ बनाती हैं। अच्छा, एमजी मोटर जो गाड़ियाँ बनाती है ना, और भी कंपनी होंगी जो गाड़ी बनाती हैं। सुजुकी क्या करती है? सर सुजुकी भी गाड़ी बनाती है। तो ऐसे जो गाड़ी बनाने वाली जो वो होती है ना कंपनीज़, उनको हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब कि एक्चुअल में इंडस्ट्री उनको रेफर करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट का काम कर रही हैं। जैसे कोई कंपनी है, 10 कंपनी है, वो स्टील का काम कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। समझ रहे हो उस चीज़ का? तो ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर ये वर्ड गलत है। टाटा ग्रुप ओन्स मैनी कंपनी यहाँ पर आएगा, मैनी कंपनीज यहाँ पर आएगा, दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। टाटा ग्रुप ने बहुत सारी कंपनियों के ऊपर अपना हक ले रखा है जो पूरे ग्लोब में फैली हुई हैं। तो द राइट आंसर इज सेकंड, कि जिसके अंदर एरर है वो यहाँ पर सेकंड में है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज की जगह अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यहाँ पर कंपनी रहेगा। अच्छा, ये एक इंडस्ट्री वर्सेस कंपनी के अंदर आप एरर देखेंगे या फिर उनके बीच में डिफरेंशिएट करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं कंपनी आना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अभी हाल फिलहाल में रेस्टोरेंट नहीं गई है। शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। अच्छा, ये जो मच है ना, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। क्यों आएगी? देखिए, ऑफ प्रीपोजिशन जो होती है ना, वो या तो कोई काम हुआ है या फिर होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर काम हो चुका है एक तरीके का। शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट ऑफ लेट, हाल फिलहाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी। तो यहाँ हो गया आपके सामने थर्ड के अंदर यहाँ पर एरर आ गया। अच्छा, काफी बढ़िया एरर है ये वाला तो। अच्छा, ऊपर वाला भी है। देखिए, हमने जो एग्ज़ाम 5 अगस्त 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर बहुत इजी आया था। 9 सोनर के साथ क्या आएगा, ये जो हम देख रहे हैं ना, मैं कह सकता हूँ कि 8 अगस्त के बाद जो थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट जो स्टार्ट हुई थी ना, उसके अंदर जब एग्ज़ाम का पैटर्न बढ़ा, या फर्स्ट शिफ्ट के अंदर काफ़ी ईजी था। देखिए, 9 अगस्त में जो आया हुआ है, जिसमें सेकंड शिफ्ट के अंदर काफ़ी अच्छा लेवल है। इवन आप इसका क्लोज टेस्ट देखेंगे, वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश के लिए। अच्छा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, चलिए एक बार वीडियो पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके एटलीस्ट अपने खुद तो ट्राई करके देखा होगा कि भैया मैं कितना पानी में हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी हो चुकी है। तो अब मुझसे कितना हो पा रहा है, कितना मुझसे इनमें मीनिंग निकाल पा रहा हूँ, कितना मैं इंग्लिश को समझ पा रहा हूँ, तो वो आप लोगों को एक तरीके का आपको आईना दिखा देगी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है। अच्छा, ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर डैश वेरी हार्ड। एक्सेल का मतलब है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो अच्छा प्रदर्शन करेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में ओनली आफ्टर डैश वेरी हार्ड। भाई, उसने क्या किया होगा? उसने मेहनत की होगी, उसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, टॉयलिंग। अरे, आपको अगर मीनिंग पता है ना,
आपने इसके 2 नंबर ईज़िली ले जाने हैं। साफ सा लर्निंग, फंक्शनिंग, कंटेनिंग सबसे बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट। देखिए क्या होता है कि हमारे सामने कई-कई बार ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि वो चारों ही ऑप्शन हमें कभी लगता है कि यार यहाँ आ जाएँगे, यहाँ आने वाले होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर वो इडियम्स एंड फ्रेज़ की इडियम्स एंड फ्रेज़ नहीं, आई कैन से दैट जो हम करते हैं ना पीक्यूआरएस, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, पीक्यूआरएस भी नहीं होते, कौन-सा होता है? हाँ, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव होते हैं, कई काफ़ी बार ऐसा होता है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन ऐसे बड़े ही सेम मिलते हैं। एंड दैट टाइम वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि भैया अब करना क्या चाहिए? हैं? क्या हम करें इस चीज़ के अंदर कि कौन-सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा? तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन छाँटना होता है। मेंस के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ एक ईज़ी दे देते हैं लेकिन 5 क्वेश्चन बड़े मतलब ऐसे ऑप्शन देगा कि चारों के चारों मिलते हुए मिलेंगे। उसमें क्या करना होता है, हमें बहुत एप्रोप्रिएट ऑप्शन छाँटना होता है। आ तो भले ही चारों रहे होते हैं या फिर 5 चारों के चारों ही गलत हुए होते हैं। उन चारों में से कोई भी ढंग का हमें छाँट के वहाँ पे रखना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एसएससी यहाँ पर गेम खेलता है। सेम यहाँ पर है। काफ़ियों को लगेगा यार फंक्शनिंग तो नहीं लगेगा, वो लर्निंग कर रहा है वेरी हार्ड, तो ये है। तो टॉयलिंग अगर आप देखोगे ना तो बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर। तो टॉयलिंग इज द राइट आंसर। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन पेपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ही डैश हिज कैमरा ऑन द टेबल। अच्छा, ये तो सबको पता चलेगा हिंदी में कि रख दिया, या उसने रख दिया था अपना कैमरा टेबल के ऊपर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूं तो ले और लाई तो यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अगर आप इनको वर्ड को यूज करते हो, दोनों के दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड देन अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट देखते हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है वहां पर उसके साथ। तो फॉर एग्जांपल ही है, ही के साथ गो आएगी या गोज आएगी, गो आएगी या गोज आएगी? अरे सर गो क्यों आएगी, गो तो प्लूरल के साथ आती है, गोज आती है। अरे आपको पता है ना, वर्ब के साथ अगर एस या ई एस हम ऐड कर देते हैं तो वो उसे सिंगुलर बना देता है, सिंगुलर बना देता है, क्योंकि जब वर्ब पैदा होती है ना तो वो प्लूरल पैदा होती है, हमें उसे सिंगुलर बनाना होता है। और इसका अपोजिट नाउन के अंदर होता है, नाउन जो पैदा होता है वो सिंगुलर होता है, हम उसके साथ एस या एस लगाकर हमें उसे प्लूरल बनाते हैं। दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन तो वैसे कट गए, थर्ड एंड फोर्थ। एंड सेकंड भैया इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो लेड इज द राइट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। तो यहां पर लेड आएगा, क्लियर, रख दिया था। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ और सिक्स दोनों क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर सिमिलर मीनिंग्स ढूंढने हैं, मोनोटोनस और इल्यूसिव। मोनोटोनस मैं बता देता हूँ, आप कर सकते हैं, चलिए मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और एक बार करने की कोशिश करिए। ओके, इतना ही टाइम देता हूँ, ये वीडियो पोस्ट करने में इतना टाइम तो नहीं लगता। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है एकदम ही यार ढीला सा बंदा यार, एकदम बोरिंग सा बंदा, कोई मजा ही नहीं आ रहा है, एक ही धुन धुन चली जा रही है उसकी, हम उससे पक नहीं जाते हैं उस चीज का। मोनोटोनस, मोनो का मतलब होता है एक, एक ही धुन गाने वाला। अब एक ही धुन यार, आपने कभी सोचा हो आप लगातार एक ही सॉन्ग सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, वो अलग बात होती है कि भैया दिल टूटा हुआ है मेरा, तो वहां पर वो एक अच्छा सिला दिया तो काफी टाइम अच्छा लगता है हमको, तो वो वाली बात नहीं हो रही। लेकिन एक अगर आप पर्टिकुलर एक टून एक सुनते हैं, कोई टोन सुनते हैं, तो वहां पर होता नहीं है यार ये क्या पका दिया यार, कुछ बदलना यार, तो वो भाई एक फीलिंग आने लगती है मोनोटोनस कि पका दिया। तो दैट इज राइट आंसर इज डल। डल जो यहाँ पर होएगा इसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट, या फिर कहीं यही एक मिलता है, और कोई यहाँ पर बनता ही नहीं। टीमी डरपोक होता है, फ्रेंडली लस्टी होता है, मतलब मोटा ताजा, तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो मोनोटोनस का जो सिमिलर वर्ड जाएगा वो जाएगा डल, क्लियर। अच्छा, इल्यूसिव, इल्यूसिव होता है भाई साहब एक तरीके का मायावी, ठीक है, एकदम हमें चौंकाने वाला, तो वो होता है। तो यहाँ पर इसका आएगा बैफलिंग, बैफलिंग का हमें चौंका देने वाला, इसका राइट आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने सिमिलर वर्ड। अब सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अभी देखिए हमने सिमिलर मीनिंग ढूंढा है, अब हम क्या करते हैं, अब इनके अपोजिट मीनिंग ढूंढते हैं। हो गया ना हमारा मीनिंग, हमने सेम सेम खेल लिया, अब अपोजिट पे आते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो सेवंथ जो है वो है क्लोसल। क्लोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, बहुत ही आलिशान। आलिशान का मतलब कि एक तरीके के एक कोलोसल बहुत बड़ी होता है ना, डायनासोर या फिर एक राक्षस, उनके लिए यूज किया जाता है एक तरीके का, ठीक है। कोलोसल का मतलब बहुत बड़ा होता है। मैंने ज्यादातर इनका एक जो मूवीज देखता हूँ तो उसमें कोलोसल यूज करते हैं, तो वो एक जायंट डायनासोर या फिर जायंट मैं कहूँ एक राक्षस के लिए यूज कोलोसल कोलोसल उनको लिए करते रहते हैं, जायंट कोलोसल टाइटन कहते हैं उनको। अच्छा, यहाँ पर कोलोसल का मतलब हो गया बहुत बड़ा, तो इसका अपोजिट क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए ना, छोटा। तो ये मुझे लगता है कि यार हर बच्चे को आना चाहिए, टीनी टीनी हम करते रहते हैं, तो राइट आंसर इज टीनी, छोटा एकदम। अच्छा, ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी को मतलब बेइज्जत कर देना। अब बेइज्जत करोगे उसका विपरीत क्या करोगे भैया, उसकी प्रशंसा करोगे, एडुलेशन।
एडुलेशन इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ पर, तो इसका विपरीत हो जाएगा यहाँ पर एडुलेशन। आगे चलते हैं। 9th और 10th जो है वो है आपको इनके इडियम्स एंड फ्रेज करने हैं। चलिए करिए एक बार। ओके, 9th, ऑल एगोग। ऑल एगोग का मतलब, एगोग का मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक मतलब एकदम क्यूरियस होना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसका आता है अमेज्ड। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो है नोट टू मीन्स मैटर। मीन्स का मतलब होता है, देखिए छोटे छोटे टुकड़े करना मांस के, छोटे छोटे टुकड़े। बहुत मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो 1500 ईस्वी में इसको यूज किया जाता था, इस वर्ड को, मतलब या फिर कहीं इस इडियम्स को। तो एक तरीके का आज की डेट में इसके काफी सारे मीनिंग निकल के आते हैं। एक दो तो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो यहाँ पर हमें बताऊंगा, अरे एक जो मैंने पढ़ा उसके अंदर क्या था, नोट टू मीन्स मैटर के मतलब होता है कि किसी के मतलब डायरेक्टली मुंह पे बात बोल देना, किसी के डायरेक्टली मुंह पे बात बोल देना, तो वो वहां पर हम नोट टू मीन्स मैटर का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हमें यहाँ पर इसका छांटना पड़ेगा, ये टू स्पीक आउट पोलाइटली। क्लियर। यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या करें यार। अच्छा, 11th बड़ा इजी है, मुझे लगता है कि हर बच्चे के जिनको पता है हैज़ हैव के बाद क्या आता है वो बड़ा इजी कर लेगा। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हिम टू टेक प्रॉपर डाइट। अच्छा, करना क्या है यहाँ पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने हैं। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक से जो डार्क आपको बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं उनके अंदर आपको इंप्रूवमेंट करनी है। इंप्रूवमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़िए। तो इसके अंदर तो साफ पता चलता है कि हैज़ हैव के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज़ एडवाइज्ड होगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, 12th के अंदर क्या है, बीइंग ए प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट फॉर ए लॉन्ग ड्राइव ऑन ए हाईवे। बहुत इजी है, ये काफ़ी बार आया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 नंबर तो काफ़ी इजी रहे हैं यहाँ पर। इट बीइंग ए प्लीजेंट इवनिंग, ये रहा एक प्लीजेंट इवनिंग, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, 13th एंड 14th के अंदर हमें क्या है, 13th के अंदर हमें छांटना है कि जो आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। तो राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग मतलब कि घुमा फिरा के बात करने वाला। सेंटीपीड, अच्छा सेंटीपीड का मतलब होता है कनखजूरा। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है यही होता है वो बंदा जो बात घुमा फिरा कर करता है। कोहेजन का मतलब दबाव होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, संकेंद्रित, इसकी हिंदी हो जाती है। तो सर्कमलोकेशन इज द राइट आंसर फॉर दैट, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, 14th क्वेश्चन, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, क्या कहेंगे उस एक अनमैरिड वुमेन को, जो शादीशुदा नहीं है, उस औरत को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं स्पिंस्टर का मतलब होता है एक ओल्ड के लिए भी नहीं, हम वी कैन से दैट वी यूज दिस वर्ड फॉर ए वुमन हु इज नॉट मैरिड, नॉट अबाउट हिज हर एज, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हर एज। बट इन्होंने उसकी एज से रिलेट करके दे दिया, बट हम इसको एक सिंपल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पिंस्टर इज दैट वुमेन या और लेडी वो शादीशुदा नहीं है, तो उसके लिए क्या। सेप्चुजेनेरियन का मतलब होता है 70 साल वाला होता है। स्नाइपर सुना ना, स्नाइपर, काफ़ी सारे गाने भी आए हुए हैं स्नाइपर के ऊपर, भैया निशानची स्नाइपर है वो, ठीक है। अच्छा, 15th एंड 16th क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट वर्ड। अच्छा, स्पेलिंग दी हुई है आपको, इनकरेक्ट छांटने की कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है यहाँ पर। ऑटम, डेस्परेट इज राइट। अच्छा, रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर रिसिप्ट में यहाँ पर आई गलत दिया हुआ है, यहाँ पे RECEIPT, द राइट आंसर इज, यहाँ पर थर्ड होगा, ये गलत दे रखी है, आई और ई की जो है मिस्टेक कर रखी है, इन्होंने प्लेस बदल रखा है। अच्छा, 16th में है सेंचुरी, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंस बिल्कुल सही है। रिमेंबर, स्पॉन्सर इज द राइट आंसर, मतलब कि ये गलत है, ये इसलिए राइट आंसर है। स्पॉन्सर में ई की जगह यहाँ पर ओ आना था, SPONSOR। ओके, क्लियर। यहाँ पर 15 और 16, देखिए ये वाली चीज़ें ना आपकी इंग्लिश इन्हेंस कर देती हैं, आप समझ पाते हो कि हमें कैसे पेपर को अटेंड करना है, तो ये वाली ईजी होती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, PQRS। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट इसी में रहते हैं कि PQRS हाउ वी डू, कैसे भी हम करेंगे, हमें कैसे करना होगा। तो करने का तरीका यही है कि जितना आप रीडिंग करते हैं ना, तो बेस्ट तरीका वही है कि आप रीडिंग करिए। इसके कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक छोटी मोटी होती है, जैसे मैं करवाता आ रहा हूँ, आप देख लीजिए PQRS, यहाँ पर आप देखिए वर्ड में क्या दे रखा है, P भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, S दे रखा है, Q दे रखा है। यानी आपका पहला सेंटेंस R से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, या तो P से होगा या Q से होगा या S से होगा। अच्छा, P पे देख लेते हैं। P कहते हैं हाउएवर आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो नीड सम हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू गेट मेंटेन्ड एज यूजुअल टू नरिश आवर लाइव्स
फॉर एवर एंड टू नेवर रूइन आवर लाइफ। देखिए हावर हमें क्या जरूरत होती है कि हमारे एनवायरनमेंट को भी हमारी जरूरत होती है। देखिए आल्सो ऑल्सो का मतलब यहाँ पर भी है, तो यानी ऑलरेडी इसकी कहीं ना कहीं डिस्कशन इसका हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा क्यों कहता है इट गिव अस ऑल थिंग्स विच वी नीड टू इट यहाँ पर अगर ये प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, पहले तो कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा ना उस चीज का, तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आर होगा नहीं तो ये चिक चिक के बोल नहीं रहा यार, मैं ही आऊंगा। एन एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विच सराउंड अस टू हेल्प इन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो सभी से मिलकर बना हुआ होता है, जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। हाउ और एनवायरनमेंट की हमारी भी जरूरत होती है कि हम उसे सही रखें, हमारी लाइफ उससे सही रहे, हम उसे हमारी लाइफ उससे इफेक्ट होता है, हमारी लाइफ उससे बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर ये चीख चीख के बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा मैं आऊँगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये जितने भी आप यूज़ करेंगे ना इन सब चीज़ों को, रीडिंग आप हैबिट डालेंगे तो ये चीज़ें हो जाती हैं उससे, क्लियर। तो ये हो गया आपके सामने 17। अच्छा 18 पे चलते हैं। 18 वो भी है PQRS ही है। अच्छा करने की कोशिश करिए। ओके चलिए कोशिश करते हैं अब हम। हाँ अब आप देखेंगे PRRP यानी P से बनेगा या R से बनेगा, ये तो हमें देखना ही है। तो S और Q का तो कोई पंगा है नहीं, P पे देखते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस ऑफ ए माइनॉरिटी विद इन सोसाइटी जनरली और इवन द एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए प्रोग्रेसिव सोशल मूवमेंट विच डज नॉट लिव अप टू प्रोग्रेसिव एजेंडा इन एवरी पास्ट एंड एवरी रिस्पेक्ट। अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि हम एक्सपीरियंस करें माइनॉरिटी के जो एक सोसाइटी के अंदर रह रही हैं, या फिर एक ऐसा समुदाय जो प्रोग्रेसिव समुदाय के अंदर रह रहा है लेकिन उसने अभी तक कोई इतना वो एजेंडा हासिल नहीं किया जो उन्होंने सोचा था किसी भी आयाम के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो हम ये स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट हम बात कर रहे हैं, एक तो ये चीज देखो। अच्छा आर पे आते हैं। आर कहता है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल, द स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट कह रहा है सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट एंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नेवर हैज ए मोनोपोली ऑन सोशल क्रिटिसिज्म। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है क्रिटिसिज्म का, वो कुछ भी हो सकता है, वेरी डिफरेंट हो सकता है। सोशल क्रिटिसिज्म को एक ही चीज के ऊपर नहीं रख सकते कि हम कहें कि हमें सिर्फ गरीबी हटानी है, उसी का हम बार बार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा। क्रिटिसिज्म हर एक आयाम पे होना चाहिए, ये कह रहा है। तो हमारा ये चिक चिक के ये बोल रहा है कि यार हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से बता दें किसका स्टार्टिंग पॉइंट भैया क्रिटिसिज्म का। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म की माइनॉरिटी का यहाँ पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर एक प्रोग्रेसिव एजेंडा जो उन्होंने सोचा था वो नहीं पहुँच पाए हैं। तो हमारा पहला जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, आर से। तो यहाँ पर आर वाले आपके सामने दो दिख रहे हैं, RP और RQ। अच्छा पहले आ जाते हैं RP आएगा या RQ आएगा। आरपी पे देखते हैं। आरपी जैसे हमने बात कर ली कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हो सकता है क्रिटिसिज्म का वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोशल क्रिटिसिज्म कुछ भी हो सकता है। हम उसे एक ही क्रिटिसिज्म पे नहीं रख सकते कि हाँ सिर्फ एक का ही हमें क्रिटिसिज्म करना और बाकियों का हमें करना ही नहीं है। या स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग पॉइंट हम ये भी कर सकते हैं कि हम माइनॉरिटी के बारे में बात करें सोशलिज्म के ऊपर, ये मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा विद इन और आफ्टर पोस्ट मॉडर्निज्म a grand unifying theory no longer seems possible. This does not exclude the possibility or the necessity of dialogue. अच्छा एक मॉडर्नाइजेशन का जब युग चल रहा था या उसके बाद कोई एक जो धारणा रखी गई थी ना कि सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे, वो हुआ नहीं, ठीक है, ये वाली बात हो रही है। तो आर के बाद पी एक बेस्ट आंसर रहेगा हमारे लिए। तो आर के बाद पी हमारा यानी इसमें आ जाएगा सेकंड। अच्छा पिछले वाला मैंने बता दिया था ना, पिछले में क्या आएगा, एस से स्टार्ट होगा तो इसके में यहाँ पर आएगा, क्लियर यहाँ पे। ओके 19th और 20th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन है आपके सामने एक्टिव पैसिव, और 20 क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। अच्छा 19 पे चलते हैं। रोहन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द ईमेल, क्या आएगा, द ईमेल वॉज नॉट टोल्ड, गलत है यहाँ पर। देयर वॉज नो बडी, अरे गलत है यहाँ पर। समबडी डिड नॉट, अरे गलत है। नो बडी टोल्ड मोहन, अरे बहुत सही। नो बडी टोल्ड रोहन अबाउट द ईमेल। सब बच्चे कुछ यहाँ पर भी कहेंगे सर समबडी डिड नॉट में, अरे somebody did not tell रोहन अबाउट द ईमेल, सर ये क्यों नहीं हो सकता। तो भैया आप देखिए क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर आपके सामने बेस्ट आंसर कौन सा लगेगा, ये nobody told about द ईमेल, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, nobody told रोहन अबाउट द ईमेल, क्लियर यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखो जरा 20 क्वेश्चन के ऊपर 20 कह रहा है राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। अच्छा क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। अरे यहाँ पर तो एडवाइस में मैंने गैप छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार एडवाइस वाला पकड़ लेते हैं। आस्क क्या पूछ रहा है, क्या नहीं ये नहीं कर सकते। सेकंड क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं सर रिक्वेस्ट नहीं कर। अच्छा एडवाइस वाले देते हैं, राम एडवाइस रोहन डोंट, अरे ये क्या आ रहा है, वो सेम को सेम कैसे आ गया,
ये चिकत। अच्छा, राम टोल्ड रोहन नॉट टू रन, ये रहा आपके सामने। तो ये वाले क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू हो जाते हैं। अच्छा, 21 से लेके 25 तक हमें क्या करना है, क्लोज टेस्ट है। आपके सामने एक बार क्लोज टेस्ट दिया, एक बार प्यार से पढ़िए क्योंकि काफ़ी बढ़िया क्लोज टेस्ट मुझे लगा है। एक बार पढ़िए और एक बार खुद समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए, अब मेरी बारी है। नाउ माय टर्न। लैंग्वेज दे से इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बीइंग परसीव द वर्ल्ड। परसीव का मतलब होता है समझना। तो एक लैंग्वेज, वो कहते हैं भाषा, वो कहते हैं भाषा एक ऐसा ऐसा है डैश जिसके माध्यम से इंसान जो है वो दुनिया को समझता है। तो लेंस है, रिसोर्स है, सोर्स है, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप कहाँ से हो गया सर, टेलीस्कोप तो कट गया। सोर्स हो सकता है क्या, लेंस क्या मतलब कि लैंग्वेज एक सोर्स है क्या, या रिसोर्स है, रोस नहीं हो सकता, रिसोर्स भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका लेंस रहेगा यहाँ पे, लेंस इज द राइट आंसर। अरे क्या कर रहा हूँ, लेंस, लेंस यहाँ पर आएगा आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर है, अगर ऐसा है, इफ सो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस, क्योंकि एक तो इससे भी पता चल जाएगा ना आप लोगों को, अरे लेंस क्यों आना था, ठीक है, लेंस इससे भी पता चल जाएगा। लेंस थ्रू विच टू सी एनिमल्स। भैया एक इंग्लिश, अगर ऐसा है तो इंग्लिश जो है वो शायद द मोस्ट डिस्टर्बिंग, अरे नहीं नहीं नहीं, पॉपुलर या यूजफुल, देखिए या तो यूजफुल या डिस्टोर्टिंग। डिस्टोर्टिंग का मतलब तो खराब, ये यूजफुल यानी महत्वपूर्ण। तो काफी सारे बच्चे तो इसकी तरफ भागेंगे, नहीं भैया इसकी तरफ मत भागना, राइट आंसर इज डिस्टोर्टिंग। ऐसा क्यों सर, एक बार मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, ये जो पैराग्राफ है या फिर ये कहीं जो क्लोज टेस्ट, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। और ध्यान से पढ़ोगे ना आप, जब ऑप्शन छांटने बैठोगे ना, आपके सामने यही उछल उछल के आ रहा होगा कि सर यही होगा यही होगा। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आपको धीरे धीरे पता चलता चलेगा। अच्छा, थर्ड के ऊपर आते हैं, यानी 23 के ऊपर। ये कह रहा है, इट हैज डैश ए क्रॉस आइड व्यूड ऑफ बर्ड्स, बीट्स, फिश एंड फॉल। अच्छा, इसका एक व्यू है, इसका एक व्यू है, स्थिर व्यू, परपेचुएटेड। तो राइट आंसर इज थर्ड, ठीक है। अकॉम्पेंट साथ देना नहीं भैया, एक्सरसाइज नहीं, अनडेटेड ये नहीं हो सकता। तो आपके सामने यहाँ पर थर्ड आंसर रहेगा यहाँ पर इसका, क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है, द वेरी वर्ड एनिमल, जो वर्ड है एनिमल, कैन डैश द ब्रिटिश एंड सेंशुअल। जो वर्ड है उसका मतलब देखिए, कैनोट का मतलब होता है इसका अर्थ होना। तो एनिमल है, इसका अर्थ होना, इसका मतलब अर्थ होना है, ठीक है ना। तो इस मतलब बताता है, तो कैनोट आएगा यहाँ पर, जिसका जो मतलब बताता है कि ये जो एनिमल है वो काफ़ी ज़्यादा निर्दयी है, इस वर्ड का मतलब। और ये सेंशुअल यानी कामुक है। और जो एनिमल डैश एम्प्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी। बेसनेस का मतलब होता है नीचता, और वल्गैरिटी को दर्शाता है। तो इंस्टिंक्ट्स इज द राइट आंसर। तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स इम्प्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी, क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने थर्ड। तो ये तो थी हमारी 9 अगस्त सेकंड शिफ्ट को एग्ज़ाम हुआ, जो 2017 में सीजीएल का हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थोड़ा बहुत हमें को भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तो क्या कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर इसकी PDF मिलेगी क्या? अरे बेशक मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आपको टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारी PDF वहाँ मिल जाएंगी। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।